नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वीके वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक से कस्टमर सर्विस के में आरबीआई के द्वारा बताए गए गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की थी। आज इसी वीडियो में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांच में एक कस्टमर मीटिंग होनी चाहिए। आरबीआई वहां ही नहीं रुकता है, आरबीआई ने उसके आगे भी बताया है और दिशा निर्देश बैंकों को दिए हैं कि बैंक में एक ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए, जिसमें उस ब्रांच के कस्टमर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो उस कमेटी के मेंबर्स होंगे। इसको करने का फायदा ये मिलने वाला है कि ब्रांच में जो इस तरह की कमेटी अगर जो फॉर्म होती है और जो कमेटी है वो मजबूत होगी और जिसमें ग्राहकों का ज्यादा से ज्यादा योगदान होगा और इससे बैंकों को अपने कस्टमर्स को कॉन्स्टेंटली बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स बैंक के ग्राहक वर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसलिए ऐसी कमेटी में जो ब्रांच लेवल पे कस्टमर सर्विस कमेटी फॉर्म होगी, उसमें एक सीनियर सिटीजन का होना अनिवार्य है। मतलब मैंडेटरी है कि एक सीनियर सिटीजन उस कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलेगी और उस महीने में, बीते हुए महीने में जो भी सजेशन, कंप्लेन, कुछ भी जो ग्राहकों की तरफ से आया है उसके ऊपर विचार होगी और अगर कोई महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है तो उसको वो कमेटी पारित करेगी। और हर तिमाही पे इस तरह के कोई भी सुझाव, कोई बदलाव अगर कस्टमर्स चाहते हैं सर्विसेज की बेहतरी के लिए, तो हर क्वार्टर बेसिस पर उसको हेड ऑफिस को भेजा जाएगा उस बैंक के, और ताकि वो बैंक उसको एनालाइज कर सके और अपने कायदे कानून में, अपने रूल्स रेगुलेशंस में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इस कमेटी के द्वारा दिए गए सारे सुझावों को हेड ऑफिस लेवल पर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है कस्टमर सर्विस की, उसमें डिस्कस किया जाता है और इम्प्लीमेंट होने लायक जो सुझाव होते हैं, जो आरबीआई के दिशा निर्देश में या बैंकों के सुचारू रूप से काम करने में जो मददगार होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हर बैंक में या तो मंडल स्तर पर, रीजनल ऑफिसेज में, हेड ऑफिस में एक नोडल डिपार्टमेंट होता है या एक नोडल ऑफिसर होता है जो कस्टमर सर्विस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वो व्यक्ति होता है या वो डिपार्टमेंट होता है जिसके पास कस्टमर्स अपनी ग्रीवांसेस लेकर जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट या उस नोडल ऑफिसर के पास बैंकिंग ओम्बड्समैन जो आरबीआई के अंतर्गत कार्य करता है, वो भी लाइजन करता है, ताकि अगर कोई कंप्लेन उसके पास आती है तो उस कंप्लेन के बारे में जानकारी या उस कंप्लेन के बारे का निवारण बैंक इस नोडल ऑफिसर के द्वारा या नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा करता है। मिसाल के तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश हमारे आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें जो आरबीआई का जो ओम्बड्समैन ऑफिस है वो कानपुर शहर में है। सो किसी भी बैंक का जो कानपुर में जो उसका या तो लोकल हेड ऑफिस जो हो या रीजनल ऑफिस हो या जोनल ऑफिस हो, वहां पर एक ऑफिसर होगा जिसे नोडल ऑफिसर कहा जाएगा। और आरबीआई का ओम्बड्समैन का कानपुर ऑफिस उस स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर से, हर बैंक, याद रखिएगा, हर बैंक में एक नोडल ऑफिसर होता है और उसके थ्रू ओम्बड्समैन के पास आए हुए या आरबीआई के सीपीईसी के पास आए हुए कंप्लेन्स का निवारण उस ओम्बड्समैन अपने कंसर्न्ड नोडल ऑफिसर के साथ कांटेक्ट करके उस बैंक के द्वारा करवाता है।
अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये नोडल डिपार्टमेंट कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे कस्टमर जो विभिन्न चैनलों से अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव जो बैंकों को देते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या किसी भी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, या इवन पत्र के माध्यम से। आज भी हमारे कुछ ग्राहक हैं जो पत्र लिखना पसंद करते हैं और वहां पर अपनी सारे विचार व्यक्त करते हैं। तो उस पत्रों को भी संज्ञान लिया जाता है और उस पर भी कार्रवाई की जाती है, ताकि हमारे ग्राहक को जो वो चाहते हैं, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उन तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीआई ने साफ साफ हर बैंक को बोला है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी बनाने को। ये जो डिपॉजिट पॉलिसी होगी, ये बैंक के जितने भी खाताधारक हैं, जो अपने पैसे जमा करते हैं, चाहे वो आरडी के फॉर्म में जमा करें, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करें, चाहे बचत खाते में जमा करें, चाहे चालू खाते में जमा करें, उन सब के हित के रक्षा करने के लिए और क्या गाइडलाइंस होंगे उन बैंकों के स्पेसिफिक, वो उस डिपॉजिट पॉलिसी में सब कुछ क्लियर कट दिया रहेगा, ताकि ग्राहक तक वो जानकारी और ग्राहक के पैसों का बेहतर रख रखाव, उसकी सुरक्षा की जा सके। इस डिपॉजिट पॉलिसी के बारे में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बातें उसमें छिपी नहीं होनी चाहिए। जो भी उस पॉलिसी में है वो ग्राहक को साफ साफ बताई जानी चाहिए और काफी डिटेल्ड, मतलब कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, ताकि डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड, डिपॉजिट कस्टमर से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स उसमें छूट ना जाएं। अ, उसमें जो ग्राहकों के अधिकार हैं उसकी बात होती है, जो इन जनरल खास करके छोटे जो डिपॉजिटर्स हैं, स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, उनके हितों के रक्षा की बात होती है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने देखा होगा कि मौजूदा सरकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन बदला गया रिगार्डिंग डिपॉजिट, दैट वाज डीआईसीजीसी। अब डीआईसीजीसी पे एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे बाद में कि डीआईसीजीसी होता क्या है, वो क्या करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। अभी आप बस ये जानिए कि जो भी डिपॉजिटर्स बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है डीआईसीजीसी, जिसके लिए डिपॉजिटर को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। डीआईसीजीसी एक सरकारी संस्था है, एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, जो डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट को इंश्योर करती है। पहले जो रकम या जो अमाउंट डीआईसीजीसी इंश्योर करती थी वो 1 लाख रुपए था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसका मतलब कि अगर कोई भी बैंक किन्हीं भी कारणों से अगर बंद होता है, तो डिपॉजिटर को घबराने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक के जो भी डिपॉजिट्स हैं उसके, चाहे वो एफडी के फॉर्म में हो, चाहे वो आरडी के फॉर्म में हो, चाहे वो सेविंग्स के फॉर्म में हो, करंट के फॉर्म में हो, वो डिपॉजिट सुरक्षित है, क्योंकि वो इंश्योर्ड है किसके द्वारा, डीआईसीजीसी के द्वारा। तो और 5 लाख रुपए आज के डेट में भी अगर आम जनता की बात की जाए तो कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो 5 लाख रुपए तक हमारे लगभग सारे छोटे ग्राहक जो हैं बैंकों के, वो कवर हो जाते हैं। तो इसलिए डिपॉजिट पॉलिसी क्या कहता है कि इन जनरल सभी डिपॉजिटर्स का ध्यान रखेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन खास करके छोटे डिपॉजिटर्स का खास करके ये डिपॉजिट पॉलिसी होती है। इसको जो खाते के संचालन है, डिपॉजिट अकाउंट्स के ऑपरेशंस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर कि क्या चार्जेस उसमें लग रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आरडी अकाउंट होता है, जिसमें हर माह एक फिक्स्ड अमाउंट आपको जमा करना होता है। अब मैंने हर माह बोल दिया। इसकी फ्रिक्वेंसी कस्टमर डिसाइड करता है या वो प्रोडक्ट क्या है उसमें डिफाइंड होता है। अमूमन हम लोग जानते हैं कि हाँ, हर माह 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से पैसे जमा करता है। एंड एट द एंड ऑफ वो स्पेसिफिक पीरियड, चाहे वो साल भर के लिए वो आरडी खोली हो कस्टमर ने, चाहे 1 साल के लिए खोली हो, चाहे 5 साल के लिए खोली हो, या 10 साल के लिए खोली हो, मैक्सिमम अमूमन 10 साल तक ही बैंक अलाउ करते हैं।
आरडी खोलने को, तो वो जो आरडी खुली है उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। जैसे मान लिया अगर एक किस्त टूट जाती है, तो वो किस्त टूट गई, अगर किस्त मान लीजिए जमा करना छूट गया और बाद में जमा किया गया, तो क्या पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी का क्या रेट होगा, या एफडी अगर प्रीमेच्योर क्लोज कराई जा रही है तो उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उस पे कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, और इस तरह के बाकी इश्यूज जो समय समय पर आते रहते हैं, कस्टमर्स को बिल्कुल क्लियरली बताया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो। और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो काफी क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक के होने चाहिए जो कस्टमर्स को बताए जा सकें। या फिर कस्टमर का अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसके बारे में बैंक ने सोचा ही नहीं था, वैसे तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई जाती है पॉलिसी, लेकिन अगर बैंक ने कभी सोचा ही नहीं था उसके बारे में, तो उस पर विचार किया जाएगा। ये पॉलिसी काफी क्लियर होगी, काफी एक्सप्लिसिट होगी, और कस्टमर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंकों की एक बहुत खास बात होती है कि एवरीथिंग इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। डिपॉजिट पॉलिसी की एक और चीज मैं आपको बता दूं, बैंकों में कस्टमर यूनिक होता है, और हर कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी को रेस्पेक्ट करना हर बैंकर की ड्यूटी है, हर बैंक का दायित्व ये है। मिसाल के तौर पर, जैसे समाज में हम हस्बैंड और वाइफ को, पति और पत्नी को एक ही मानते हैं, लेकिन बैंक में हस्बैंड और वाइफ आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट इंडिविजुअल्स, और बगैर हस्बैंड के कंसेंट के उसके अकाउंट की डिटेल्स वाइफ को नहीं बताए जा सकते हैं, और वाइफ के कंसेंट के बगैर उसके हस्बैंड को उसके अकाउंट की डिटेल्स नहीं बताए जा सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दैट्स बीइंग मेंटेन्ड इन द बैंक as far as the customer's deposit and accounts is concerned। डिपॉजिट पॉलिसी में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कई बार आपने सुना होगा कि डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया जाता है, तो उसमें भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे डिपॉजिट पे, क्या कस्टमर अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर पाएगा, क्या और उसमें डिपॉजिट और पैसे ऐड कर पाएगा, तो ये अकाउंट टू अकाउंट, फैसिलिटी टू फैसिलिटी, ये चीजें वैरी करेंगी, और जिसके बारे में कस्टमर को बताना बैंक की जिम्मेवारी होगी। डिपॉजिट पॉलिसी के बाद अब हम बात करते हैं चेक कलेक्शन पॉलिसी के बारे में। चेक कलेक्शन पॉलिसी आज भी बहुत सारा बिजनेस, स्पेशली जो बिजनेस है हमारा, वो चेक के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अभी वो ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी हमारा बहुत सारा चेक्स, अगर आप बैंकों के क्लियरिंग सेंटर्स में जाकर, या फिर आरबीआई जिस हिसाब से चेकों का डेटा कलेक्ट करता है, अगर आप उसमें देखेंगे कि किस वॉल्यूम में चेक्स आ रहे हैं, किस वॉल्यूम में चेक्स की क्लियरिंग लग रही है, चाहे वो इनवर्ड क्लियरिंग है, चाहे वो आउटवर्ड क्लियरिंग है, आपको अंदाजा लगेगा कि अभी भी बल्क ऑफ बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू चेक्स। तो चेक्स की पे क्या पॉलिसी है, उसके कलेक्शन का क्या नियम है, वो भी ट्रांसपेरेंट, जैसे डिपॉजिट पॉलिसी बनाई गई कस्टमर्स के लिए, चेक पॉलिसी भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली मेंशन्ड हैं, ताकि ग्राहकों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका समाधान इस पॉलिसी में मिलना चाहिए। अब इस पॉलिसी में मेन अगर किसी चीज की बात की जाए, तो लोकल चेक, आउटस्टेशन चेक, सेम सिटी चेक, इंटरनेशनल चेक्स, ये सब कुछ चीजें इस चेक कलेक्शन पॉलिसी में कवर होती हैं। जैसे एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चेक कलेक्शन पॉलिसी में, कि लोकल चेक का इमीडिएट क्रेडिट, या फिर आउटस्टेशन चेक का एक सर्टेन अमाउंट तक इमीडिएट क्रेडिट, ये बैंक टू बैंक ये पॉलिसी वैरी करती है। कौन सा बैंक कितना रिस्क लेने को तैयार है, कौन सा बैंक अपने कस्टमर्स को कितना किस लेवल की सर्विस देने को तैयार है, ये सब उस चेक पॉलिसी में मिलेगा। लोकल चेक का कलेक्शन का कितने समय में हो जाएगा, या आउटस्टेशन चेक की कलेक्शन कितने समय में हो जाएगी, अगर कलेक्शन में कोई डिले होता है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन उन्होंने फ्रेम कर रखा है, और भी इस तरह की चीजें हैं जो कस्टमर को बताएगा बैंक अपने चेक पॉलिसी के माध्यम से। तो हमने देखा कमिटीज के बारे में, चेक डिपॉजिट पॉलिसी के बारे में, चेक कलेक्शन पॉलिसी के बारे में, बैंकों के अपने डिपॉजिट पॉलिसी, और ग्राहकों का किस तरह से ध्यान रखा जाता है।
मैंने कोशिश किया है कि चीज़ें आपको ब्रीफ में बताएं। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी डिटेल टॉपिक है। आगे भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि इस पे और डिटेल में, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप समझना चाहेंगे, तो और डिटेल में वीडियो बनाकर आपके पास लेकर आऊंगा। अ, मैंने कोशिश की है कि जो कमियां रह गई थी पिछले वीडियो में, जैसे वो काफ़ी लंबा था तो इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखा है मैंने। अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट के एस्पेक्ट्स हैं तो वो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से। और अगर आपको पसंद आए है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और इस तरह की बैंकिंग और फिर अन्य सब्जेक्ट्स जैसा कि आप बताएंगे, उस हिसाब से बनाने की मैं कोशिश करूंगा। और इसको अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा जो इन वीडियोस को बनाने का प्रयोजन है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का जो मेरा दायित्व जो मैंने उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसको सफल करने में आप योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। धन्यवाद।